जिंदगी में हर इंसान का एक सपना होता है कि खुद का घर हो, खुद की छत हो और अपनी दीवारें और अपना दरवाज़ा हो। इसी के लिए लोग प्रॉपर्टी खरीदने की सोचते हैं। लेकिन सोचिए कि अगर आपने लाखों करोड़ों रुपए लगाकर एक घर या फिर ज़मीन खरीदी और बाद में अगर आपको पता चला कि उसमें कोई डॉक्यूमेंट गलत था या फिर कोई ज़रूरी कागज़ नहीं था जो आपने देखा ही नहीं, तो उस मेहनत की कमाई का क्या होगा। वो सारी मेहनत की कमाई हमारी पानी में चली जाती है। और इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्रॉपर्टी खरीदते वक्त कौन कौन से दस्तावेज देखने जरूरी होते हैं, हर डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है और उसे कैसे चेक करना है। ये वीडियो उन सब के लिए बहुत ही उपयोगी है जो पहली बार घर या फिर कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, या जो भी लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर जो बस ये समझना चाहते हैं कि ये सब आखिर में काम कैसे करता है। तो यही सब आज के इस वीडियो में हम जानेंगे, जो कि है प्रॉपर्टी खरीदते समय कौन कौन से दस्तावेज ज़रूरी होते हैं। तो इसके बारे में कंप्लीट गाइड मिलेगा आपको इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में लगे बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट ये है कि प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट क्यों जरूरी होता है, इसे हम लोग समझ लेते हैं। तो दोस्तों, पहले एक बात आप दिमाग में बिठा लीजिए कि प्रॉपर्टी खरीदने का मतलब है सिर्फ पैसे देकर चाबी लेना नहीं होता, बल्कि प्रॉपर्टी खरीदना एक कानूनी प्रक्रिया होती है। और इस प्रक्रिया में जो सबसे ज़रूरी चीज़ होता है वो होते हैं आपके घर के या प्रॉपर्टी के कागजात। अब सोचो कि अगर किसी व्यक्ति ने आपको एक ज़मीन बेची लेकिन वो ज़मीन असल में उसकी थी ही नहीं, तो क्या होगा। या फिर अगर उस ज़मीन पर बैंक का लोन चल रहा है पहले से, या अगर उस ज़मीन पर कोई सरकारी केस चल रहा था, तो इसके बारे में आपको पता कैसे चलेगा। और इसीलिए दस्तावेज चेक करना ज़रूरी होता है, अपना पैसा और अपना भविष्य बचाने के लिए। तो आज हम दो तरह के दस्तावेज को समझेंगे, जिसमें वो डॉक्यूमेंट जो सेलर बेचने वाला होता है वो है यानी कि प्रॉपर्टी के कागजात, और वो डॉक्यूमेंट जो खरीदार यानी कि बायर खुद बनवाने होते हैं। यानी कि अगर आप प्रॉपर्टी बाय करते हो तो आपको खुद डॉक्यूमेंट बनवाने पड़ते हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन के कागज। तो चलो एक एक करके इन सबको समझते हैं। तो सबसे पहले आता है टाइटल डीड या फिर सेल डीड। इसे आप दोनों में से एक भी कह सकते हो। कई जगहों पर भारत में इसे टाइटल डीड बोला जाता है, तो कई जगह पे इसे सेल डीड भी लोग कहते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी दस्तावेज होता है आपका टाइटल डीड या फिर सेल डीड। दोस्तों, जब भी कोई प्रॉपर्टी एक इंसान से दूसरे इंसान को ट्रांसफर होती है यानी कि बेची जाती है, तो एक कागज बनता है और उसी को सेल डीड कहते हैं। ये कागज ये बताता है कि ये जमीन या फिर ये घर इस तारीख को इस कीमत पर इस इंसान को बेचा गया था। तो टाइटल डीड का मतलब होता है कि इसी प्रॉपर्टी का असली मालिक कौन है। अब बात करते हैं कि ये डॉक्यूमेंट आपको क्यों चाहिए होता है। क्योंकि इसमें आपको पता चलता है कि जो भी इंसान आपको ये प्रॉपर्टी बेच रहा है, क्या वास्तव में सच में वो उसका मालिक है या फिर नहीं। और क्या चेक करें इसमें, इसके बारे में बात करें तो इसमें आपको तीन चीज़ें देखनी होती है। पहली बात ये है, आप चेक करें कि सेलर का नाम और उसके आईडी प्रूफ से मैच करता है या नहीं। दूसरी बात चेक करें कि पिछले कितने सालों में ये प्रॉपर्टी किसे किसे बेची गई। ये पूरी चेन ऑफ टाइटल देखो कि उसके पास ये प्रॉपर्टी कहाँ से आई। तीसरी बात जो आपको चेक करनी होती है वो है, क्या इस डीड पर सब रजिस्ट्रार ऑफिस की कोई ऑफिशियल स्टैंप या सिग्नेचर है या नहीं। और सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि वो सेलर की बात पर भरोसा करके ओरिजिनल टाइटल डीड देखते ही नहीं है, सिर्फ फोटोकॉपी ही देख लेते हैं। तो कभी ऐसा मत करो, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी गलती है। हमेशा आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही चेक करने चाहिए, और अगर हो सके तो किसी वकील यानी कि लॉयर के पास उसको वेरीफाई जरूर करा लीजिए किसी भी तरह की प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। दूसरा डॉक्यूमेंट है इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट। दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट थोड़ा अनजाना सा नाम लगता है, लेकिन ये उतना ही ज़रूरी है जितना कि आपकी सेल डीड। तो इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, जिसे लोग ईसी के नाम से भी जानते हैं, तो अब जान लेते हैं कि इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट का नाम क्या होता है। तो दोस्तों, इनकम्बरेंस का मतलब होता है बोझा या फिर देनदारी। तो इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट का मतलब है कि एक ऐसा सरकारी कागज जो ये बताता है कि इस प्रॉपर्टी पर कोई कर्ज है या नहीं, या फिर कोई लोन चल रहा है या नहीं। यही बताता है आपका इसी डॉक्यूमेंट। और कोई लीगल केस अगर चल रहा है तो ये भी आपको बता दिया जाता है। अब बात करते हैं कि ये कैसे मिलता है। तो ये आपको सब रजिस्ट्रार की ऑफिस से मिलता है। आप एक एप्लीकेशन देते हो और वो आपको पिछले 13 साल या उससे भी ज़्यादा के रिकॉर्ड दे सकता है। इसमें क्या क्या लिखा होता है इसको भी हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों, इसी में लिखा होता है कि इस प्रॉपर्टी पर कब कब लोन लिया गया था और किससे खरीदी गई थी, साथ ही किसे बेची गई थी और कोई कोर्ट केस है या नहीं, ये
सारी चीज़ें इसी में क्लियर कर दी जाती है। अगर इसी क्लियर है मतलब कि कोई भी झंझट नहीं है। और अगर इसी में कुछ एंट्रीज है तो रुको, पहले उस एंट्री को क्लियर कर तरीके से कर लो और उसे समझ लो। तो कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, तो मान लो कि राम ने एक ज़मीन खरीदी थी, लेकिन पिछले मालिक ने उस ज़मीन पर बैंक से 20 लाख रुपए का लोन भी ले लिया था और वो लोन अभी भी चुकाया गया नहीं है। तो अब बैंक उस ज़मीन को जब्त कर सकता है, चाहे राम ने पैसे दिए हो या नहीं। तो इसी चेक करते हैं तो ये सब आपको पता चल जाता है कि उसके ऊपर कोई लोन वगैरह चल रहे हैं या नहीं, या फिर वो प्रॉपर्टी के टाइटल क्लियर है या नहीं। आप चाहो तो किसी लॉयर की एडवाइस लेके उसे भी ये करने को बोल सकते हो। उसके बाद आता है प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट। तो दोस्तों अब बात करते हैं एक बहुत ही सिंपल लेकिन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की, जो कि होता है आपका प्रॉपर्टी के टैक्स की रिसिप्ट। तो जानते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स क्या होता है। तो जैसे ही इनकम टैक्स होता है, वैसे ही अगर आपके पास ज़मीन या फिर घर है तो उस पर हर साल एक टैक्स लगता है, इसे प्रॉपर्टी टैक्स कहते हैं। ये टैक्स आप अपनी लोकल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या फिर ग्राम पंचायत को देते हो। अब बात करते हैं कि ये डॉक्यूमेंट क्यों ज़रूरी होता है। दोस्तों ये डॉक्यूमेंट ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि इससे आपको ये पता चलता है, पहली बात तो क्या सेलर ने पिछले सालों में सारा टैक्स भर दिया है या नहीं, ये आपको पता चलेगा। दूसरी बात जो आपको पता चलती है कि अगर टैक्स का बकाया है यानी कि पेंडिंग है, तो वो बकाया आपके सर आ सकता है या नहीं। और तीसरी बात कि टैक्स रिसिप्ट पर जो भी नाम और एड्रेस होता है, उससे ओनरशिप भी कंफर्म हो जाती है। तो जान लेते हैं कि क्या चेक करना चाहिए। तो कम से कम पिछले 3 से लेकर 5 साल की टैक्स रिसिप्ट जरूर देखो कि उसने टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स दिया है या नहीं। और सभी रिसिप्ट पेड होनी चाहिए, कोई भी ड्यूज बाकी नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी ड्यूज बाकी है तो आप सेलर से उस बारे में बात कर सकते हो, तो सेलर से सेल होने से पहले ही उसे भरवा लीजिए। अब कुछ प्रो टिप अगर मैं आपको दूं, तो आप म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की वेबसाइट पे जाकर खुद से भी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि उस प्रॉपर्टी का टैक्स पेड है या फिर नहीं। बस आपको उसके लिए प्रॉपर्टी की आईडी चाहिए होती है। और उतना भी अगर आपके स्मॉल गाँव वगैरह में ऐसी सिस्टम नहीं है, तो फिर आप वहाँ पर पंचायत विभाग या नगर पालिका में जाके भी पता कर सकते हो कि उसका कोई प्रॉपर्टी में कोई टैक्स भरने का बाकी है या नहीं है। अब बात करते हैं कि अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान और लेआउट प्लान की। दोस्तों ये डॉक्यूमेंट खास तौर पर तब जरूरी होता है जब आप कोई फ्लैट को खरीदते हैं या फिर बना बनाया घर खरीदते हैं, या कोई प्लॉट खरीद रहे हो तो जिसे कॉलोनी में है। इसी सिचुएशन में ये काम करता है आपका लेआउट प्लान। इसका मतलब क्या होता है, इसे समझ लेते हैं। तो जब भी कोई बिल्डर या फिर कोई डेवलपर कोई भी इमारत या फिर कॉलोनी बनाता है, तो उसे पहले लोकल अथॉरिटी से परमिशन लेनी होती है। यानी कि वो एक प्लान बनाता है जिसमें लिखा होता है कि कितनी मंजिल बनेगी, कितने इसमें घर होंगे और कितना खुला स्थान छोड़ा जाएगा, साथ ही पार्किंग कहाँ होगी, ये सारी जानकारी लेआउट प्लान में होती है। इस प्लान को जब भी अथॉरिटी अप्रूव कर देती है, उसे अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान कहते हैं। तो ये आपको जरूर चेक करना चाहिए जब भी आप कोई फ्लैट वगैरह खरीदते हो तब। अब बात करते हैं कि ये क्यों जरूरी होता है। क्योंकि बहुत से बिल्डर बिना परमिशन के एक्स्ट्रा मंजिल बना देते हैं या फिर नक्शे से अलग कुछ और बना देते हैं। ऐसी प्रॉपर्टी को इलीगल कंस्ट्रक्शन कह सकते हैं और सरकार ऐसी इमारत को भविष्य में तोड़ भी सकती है। तो अगर आपने ऐसी जगह पे घर खरीदा है तो आपका घर भी जा सकता है, इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें। अब देखते हैं कि इसमें आपको क्या देखना चाहिए। तो इसमें भी आपको 3 चीज़ें देखनी होती है, जिसमें पहली चीज़ अगर मैं आपको बताऊं, तो प्लान पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या फिर अथॉरिटी की ऑफिशियल सील या सिग्नेचर है या नहीं। दूसरी बात जो चेक करनी है कि जो घर आप खरीद रहे हो वो पहले से ही अप्रूव्ड प्लान के हिसाब से ही बना है या नहीं। और तीसरी चीज़ जो आपको देखनी चाहिए वो है कि कोई अनऑथोराइज्ड फ्लोर या फिर कंस्ट्रक्शन तो नहीं किया गया। ये तीनों चीज़ अगर आप देख लोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। अब बात करते हैं कंप्लीशन सर्टिफिकेट और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के बारे में। दोस्तों ये डॉक्यूमेंट फ्लैट या फिर अपार्टमेंट खरीदने वालों के लिए सबसे ज़रूरी होते हैं। तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट जिसे हम सीसी कहते हैं, जब बिल्डर ने इमारत बना ली है तो वो लोकल अथॉरिटी को बोलता है कि आओ देखो मैंने वैसे ही बनाया है जैसा प्लान में था, और अथॉरिटी जाकर उसे इंस्पेक्ट करती है। और अगर सब सही होता है तो वो एक सर्टिफिकेट देती है, उसे कंप्लीशन सर्टिफिकेट कहते हैं। इसका मतलब होता है कि इमारत अप्रूव प्लान के हिसाब से ही पूरी तरह से बनाई गई है। उसके बाद आता है ओसी यानी कि ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। ये उससे एक कदम आगे का सर्टिफिकेट होता है और इसमें अथॉरिटी ये क्लियर करती है, यानी कि ये सर्टिफाई करती है कि इमारत में रहना सेफ होता है, यानी कि पानी बिजली सेवेज सब ठीक से काम कर रहे हैं और यहाँ पे लोग रह सकते हैं।
अब बात करते हैं कि ओसी के बिना क्या होता है। तो अगर ओसी नहीं है तो टिपिकली आप उस फ्लैट में रह तो सकते हो, लेकिन होम लोन मिलने में दिक्कत होगी, साथ ही प्रॉपर्टी बेचने में भी दिक्कत होगी और कोई लीगल तौर पर प्रॉपर्टी का कंप्लेंट नहीं मानी जाएगी। बहुत से बिल्डर जल्दी में फ्लैट तो बेच देते हैं, लेकिन ओसी आने से पहले वो कहते हैं कि बाद में मिल जाएगा, और इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें। ओसी मिलने के बाद या रजिस्ट्रेशन या पेमेंट का बड़ा हिस्सा आपको देना चाहिए। अब बात करते हैं सेल एग्रीमेंट या फिर एग्रीमेंट टू सेल की। दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट तब बनता है जब आप और सेलर ने तय कर लिया है कि हाँ हम ये डील करेंगे, लेकिन अभी फाइनल रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है। उससे पहले होता है एग्रीमेंट टू सेल। इसमें लिखा होता है, पहली बात लिखी होती है कि प्रॉपर्टी का पूरा डिस्क्रिप्शन के प्रॉपर्टी कहाँ पे लोकेटेड है, जैसे कि प्रॉपर्टी का एड्रेस, उसका साइज कितना है, उसका सर्वे नंबर क्या है, ये सारी चीज़ें लिखी होती है। दूसरी लिखी होती है कि कुल कीमत आप दोनों के बीच में क्या तय हुई है। तीसरा क्लियर होता है कि कितना एडवांस यानी कि टोकन मनी आपके द्वारा दिया जा रहा है। चौथी बात क्लियर होती है कि कब तक आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन करनी होगी। और पांचवी बात होती है कि अगर कोई एक पार्टी पीछे हटे तो क्या होगा, यानी कि पेनल्टी क्या लगती है। ये डॉक्यूमेंट क्यों जरूरी होता है, इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो क्योंकि बिना इसके अगर सेलर बाद में पलट जाता है और कहे कि मैंने कुछ नहीं कहा था, तो आपके पास ये सबूत होता है और आपको ये सबूत काम आएगा। एग्रीमेंट टू सेल को नोटराइज या फिर रजिस्टर कराओ जरूरी है। इससे इसकी लीगल वैल्यू और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर फ्यूचर में आपका सेलर आपको बेचने से मना करता है तो आप ये लीगल लेटर दिखा के उससे ले सकते हो अपने सौदे के अनुसार। उसके बाद आता है पावर ऑफ अटॉर्नी अगर लागू होता है तो कुछ केसेस में। दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट थोड़ा सेंसिटिव है, इसलिए इसे ध्यान से सुनिएगा। पावर ऑफ डॉक्यूमेंट, जिसे पीओए भी कहते हैं, ये कभी कभी प्रॉपर्टी का असली मालिक खुद प्रेजेंट नहीं हो पाता, वैसी सिचुएशन में काम आता है। जैसे कि मान लीजिए प्रॉपर्टी का ओरिजिनल मालिक है जो कि विदेश में रहता है या बहुत ही बीमार है या इसी कारणवश से वो ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता, तो ऐसे में वो किसी दूसरे इंसान को ये पावर ऑफ अटॉर्नी देता है, यानी कि ये अधिकार देता है कि तुम मेरी तरफ से जाके ये प्रॉपर्टी बेच सकते हो। इस अधिकार के कागज को कहते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी। अब बात करते हैं कि पीओए यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी देखते वक्त क्या चेक करना चाहिए। तो पहली बात जो आपको चेक करनी चाहिए कि पीओए रजिस्टर है या नहीं। रजिस्टर्ड होना जरूरी होनी चाहिए। दूसरी बात है कि पीओए देने वाला यानी कि प्रिंसिपल अभी भी जीवित है या नहीं, क्योंकि मृत्यु हो जाने के बाद पावर ऑफ अटॉर्नी किसी काम की नहीं होती और अपने आप कैंसिल हो जाती है। तीसरी बात है कि पावर ऑफ अटॉर्नी में किस काम के लिए परमिशन दी गई है। अगर सिर्फ मैनेज करने की परमिशन दी गई है आपके पावर ऑफ अटॉर्नी में, तो सेल करने का अधिकार उस व्यक्ति को नहीं है। इस बात का हमेशा गौर करें। इंडिया में बहुत से फ्रॉड ऐसे हो जाते हैं जैसे फेक पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए। इसलिए अगर कोई पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए प्रॉपर्टी बेच रहा है तो एक बार उसे ओरिजिनल मालिक से खुद मिलो या फिर वीडियो कॉल वगैरह पे कंफर्म कर लो। उसके बाद आता है खाता सर्टिफिकेट या खाता एक्सट्रैक्ट। दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट खासकर कर्नाटका और दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में बहुत ही ज़रूरी होता है, लेकिन पूरे इंडिया में इसी तरह के अलग अलग नाम से रिकॉर्ड होते हैं। तो बात करते हैं खाता सर्टिफिकेट के बारे में। तो खाता मतलब कि अकाउंट होता है। ये एक म्यूनिसिपल का रिकॉर्ड होता है जो कि बताता है कि प्रॉपर्टी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के डेटाबेस में है और इसका मालिक कौन है और इस पर टैक्स कितना बनता है। गुजरात में बात करें तो इसे आप 7/12 का उतारा भी कह सकते हो। खाता दो तरह का होता है। पहला होता है एक खाता, यानी कि लीगल प्रॉपर्टी, इस पर घर बना सकते हो, लोन ले सकते हो। दूसरा होता है बी खाता, यानी कि प्रॉपर्टी पे कुछ डॉक्यूमेंट इनरेगुलर है, इस पर लोन नहीं मिल सकता है। अब जानते हैं कि यह क्यों जरूरी होता है। क्योंकि होम लोन लेने के लिए और रीसेल करने के लिए खाता जरूरी होता है, और अगर प्रॉपर्टी का खाता नहीं है तो वो म्यूनिसिपल सिस्टम में नहीं होता है। उसके बाद आता है एनओसी, जिसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी कहते हैं। दोस्तों, कुछ खास मामलों में प्रॉपर्टी बेचने के लिए एनओसी लेनी होती है। अब जानते हैं कि एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट क्या होता है। तो एनओसी का मतलब होता है कि हमें कोई भी आपत्ति नहीं है। यह सर्टिफिकेट अलग अलग जगहों से आपको लेनी पड़ती है। पहला है कि हाउसिंग सोसाइटी से एनओसी लेना। अगर आप कोई फ्लैट बेचे या फिर खरीद रहे हैं तो किसी भी सोसाइटी में है तो उस सोसाइटी का कहना होता है कि हाँ, हमें कोई आपत्ति नहीं है अगर आप ये फ्लैट खरीदते हो, तो तभी जाकर ये फ्लैट इस नए इंसान को दिया जाएगा और आपको तभी जाके खरीदना चाहिए। अगर उस हाउसिंग सोसाइटी जहाँ पे आप फ्लैट ले रहे हो वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटी को अगर एनओसी मिल जाती है तो ही। उसके बाद है बैंक से एनओसी लेना। तो अगर उस प्रॉपर्टी पर पहले से कोई भी होम लोन चल रहा था और चुका दिया गया है तो बैंक भी उसे एक एनओसी देता है कि हमारा लोन क्लियर हो गया है और हमारे इस प्रॉपर्टी पर कोई भी क्लेम बाकी नहीं है, तो इसको बैंक एनओसी कहते हैं। तीसरा है आरडब्ल्यूए एनओसी, यानी कि रेजिडेंशियल
वेलफेयर एसोसिएशन की कभी कभी एनओसी देता है। बैंक का एनओसी, जिसे नो ड्यू सर्टिफिकेट भी कहते हैं, ये बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर सेलर ने लोन लिया था और एनओसी नहीं दिखा रहा है तो सावधान हो जाइए। अब बात करते हैं आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसे आईडी प्रूफ के बारे में। दोस्तों, ये तो सब जानते हैं, लेकिन फिर भी एक बार हम स्पष्ट कर देते हैं कि आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट के बारे में। तो बायर के लिए ज़रूरी ये है कि पहला के आधार कार्ड और एड्रेस प्रूफ सामने वाले की आइडेंटिटी साबित करता हो। पैन कार्ड यानी कि टैक्स से जुड़े ट्रांजेक्शन के लिए ज़रूरी होता है, और 50 लाख से ऊपर की अगर प्रॉपर्टी पर टीडीएस कटता है तो इसलिए पैन जरूरी होता है। तीसरा है पासपोर्ट साइज फोटो, और चौथा है बैंक स्टेटमेंट लोन लेने के लिए। सेलर के लिए ज़रूरी होता है आधार कार्ड, पैन कार्ड, और अगर सेलर एनआरआई है तो इस केस में सेलर का पासपोर्ट और ओसीआई कार्ड वगैरह। अब जानते हैं कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और स्टैंप ड्यूटी क्या होती है। दोस्तों, सारे डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद आता है सबसे फाइनल और लीगल स्टेप, जो कि होता है रजिस्ट्रेशन या फिर स्टैंप ड्यूटी पेड करना। तो जान लेते हैं कि स्टैंप ड्यूटी क्या होती है। तो जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हो तो सरकार को एक टैक्स देना पड़ता है, और ये टैक्स प्रॉपर्टी की कीमत का एक परसेंटेज होता है, और इसी को स्टैंप ड्यूटी कहते हैं। ये अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग होती रहती है। आमतौर पर यह 4% से लेकर के 8% के बीच में होती है। अब जानते हैं कि रजिस्ट्रेशन क्या होता है। तो जब भी आप स्टैंप ड्यूटी भर देते हो तो आप सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाते हो, और दोनों पार्टीज यानी कि बायर और सेलर वहां पे प्रेजेंट होती है, और साथ में सेल डीड को गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में रजिस्टर किया जाता है। इस प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन कहते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद आप उस प्रॉपर्टी के ऑफिशियल और लीगल मालिक बन जाते हो। बिना रजिस्ट्रेशन के भले ही आपने पैसे दे दिए हो, लेकिन भले ही अग्रीमेंट हो गया हो, लेकिन आप लीगल ओनर नहीं बनते। लीगल ओनर तभी बनते हो जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है, यानी कि रजिस्ट्रेशन यानी कि लीगल ओनरशिप कहलाता है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि प्रॉपर्टी खरीदते वक्त इन 10 डॉक्यूमेंट को जरूर देखना चाहिए, जिसमें पहला है टाइटल डीड, दूसरा है ईसी सर्टिफिकेट, तीसरा है प्रॉपर्टी टैक्स, उसके बाद है अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान, कंप्लेसेशन और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, एग्रीमेंट टू सेल, पावर ऑफ अटॉर्नी, खाता सर्टिफिकेट, एनओसी और आईडी प्रूफ वगैरह। तो दोस्तों, घर खरीदना या फिर कोई ज़मीन खरीदने का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, इसलिए कभी भी जल्दबाजी मत करें, और हर डॉक्यूमेंट ध्यान से देखिए और अच्छे प्रॉपर्टी लॉयर से सलाह लीजिए। थोड़ी सी सावधानी रखें, क्योंकि आपकी पूरी ज़िंदगी की कमाई ये बचा सकती है। अगर ये वीडियो आपके काम आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और अपने उस दोस्त या रिश्तेदार को शेयर करें जो प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं। और कमेंट करके हमें बताइए, क्या आप अपनी पहली बार प्रॉपर्टी खरीदने वाले हो, या फिर पहले कोई प्रॉपर्टी खरीदी है या नहीं। और चैनल पे नए आए हो तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और बाजू में लगे बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर अब तक आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ जाइए।